बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मुगेरी। ॻाल्हि कयूं त हर तरफ़ हिन वक़्तु उहे फ़ैसिला थियनि पिया ऐं नज़र अचनि पिया जिन जो इंतज़ारु धरती धड़ियुनि खे ऐं ख़ासि तौर ते हिन मुल्क में हर माण्हू खे हुयो। ॻाल्हि कयूं त इलेक्शन जो माहौल ऐं उहा फ़ैसिले जी घड़ी जेका अची वई आहे, उन इक़्तिदार जे ऐवाननि मां जेके वरी वापसि अव्हां जे ॻोठ ॾेह ऐं परॾेह खां वापसि अची करे हिन वक़्तु इहो ई चवनि पिया त असांखे इक़्तिदार में अगरि तव्हां वोट ॾेई पहुचाईंदव त पाकिस्तान जी जेको आहे सो चइजे त मैशियत ऐं पाकिस्तान जी इकनॉमी, पाकिस्तान जी रोज़गार, पाकिस्तान जो जेको आहे सो ईंदड़ मुस्तक़बिल महफ़ूज़ हथनि में हूंदो ऐं पाकिस्तान जो रुपए जी जेका क़दुरु आहे उन में जेको आहे सो वाधि थींदी, डॉलर में जेको आहे सो उन जे क़दुरु में कमी थींदी। इहे वादा ऐं वचन यकीनी तौर ते अॼु मुख़्तलिफ़ हंधनि तां सियासी जमातुनि जा अॻुवान ऐं लीडर कंदे नज़र अचनि पिया। पर ॿिए तरफ़ ॻाल्हि कयूं त छा तइ आहे त IMF खां जेको आहे सो असां इन कर्ज़ु जेको मुज़ी मर्ज़ आहे हीउ मुल्क उन मां निकिरी सघंदो या न। मैनिफेस्टो अगरि ॾिठो वञे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन में उन वाज़े तौर पे रखियो आहे त अगरि असां इक़्तिदार में आयासीं त सस्ती तालीम, सस्ती सिहत, बिजली ऐं रोज़गार जा मौक़ा जेके आहिनि उहे पूरा कंदासीं, उन्हनि खे जेको आहे सो जाचींदासीं, उन्हनि खे ॻोल्हे कढंदासीं। अहिड़ी रीति जेको आहे सो इंडस्ट्री ऐं मुख़्तलिफ़ हिते जेको आहे सो शोबा जेके कमु कंदा उन्हनि में रोज़गार मिली सघंदो। अहिड़ी रीति नून लीग बि इहे दावा करे पई ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं GDA ऐं JUIF ऐं ॿियूं सियासी जमातूं। पर छा 70 करोड़ रुपयनि जी क़िस्त IMF खां जेका वठणी आहे उहा उन जे मिलण खां पोइ वधीक मुल्क कर्ज़ हेठां अची वेंदो, इहो इन पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम सुवालु आहे। इन सां गॾोगॾु छा इन में तइ आहे त अॼु जेका मुल्क में हिन वक़्तु डॉलर जी क़ीमत आसमान ते पहुची वई आहे, सोन जी क़ीमत अॼु मुल्क में अगरि ॻाल्हि कयूं त 200 रुपए सां वधीक इज़ाफ़े सां अॼु महांगी थी चुकी आहे। सोन जे अघनि में वधारो 2,16,000 ऐं 300 रुपयनि ताईं वञी पहुती आहे। अगरि इहा ॻाल्हि कजे त पोइ इहो सोन अगरि सस्तो नथो थिए त ऐं पाकिस्तान में ईंदड़ वक़्त में जेका ईंदड़ कैबिनेट हूंदी उन लाइ केतिरियूं मुश्किलात साम्हूं ईंदियूं, इहे पंहिंजी जॻह ते वॾा अहम सुवाल आहिनि। हिन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ते मूंखे जॉइन कयो आहे मुंहिंजे मौज़ूज़ महिमान, मां तारीफ़ कराईंदो हलां। डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब आहिनि, माहिर आहिनि इकनॉमिक जा ऐं जेको आहे सो वॾो हुननि खे उबूर हासिलु आहे ख़ासि तौर ते पाकिस्तान में जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उन ते मिर्ज़ा साहब मुख़्तलिफ़ अख़बारुनि में आर्टिकल बि लिखी रखंदो आहे। वॾी महिरबानी मिर्ज़ा साहब, तव्हां सही ॿुधी सघो पिया, असां सां गॾु आहियो, वॾी महिरबानी। ऐं राजा कामरान आहिनि, उहे बि जेको आहे सो सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार आहिनि, उन्हनि जी बि ख़ासी नज़र आहे ख़ासि तौर ते हिन ट्रेड ते, पाकिस्तान जी इकनॉमी ते ऐं इंटरनेशनल अफेयर्स ते जेके दुनिया में असां हिन वक़्तु कयूं पिया। हिन सां गॾोगॾु मिर्ज़ा ज़िया साहब आहिनि, उहे बि जेको आहे सो एक्सपर्ट बि आहिनि ऐं समाजी कारकुन बि आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान में डॉलर ऐं ख़ासि तौर ते रुपए जो जेको क़दुरु जेको चइजे त उहो घटिजंदो जेको नज़र अचे पियो, उन ते उनजी ख़ासी नज़र आहे। अहिड़ी रीति जेको आहे सो ॿिया बि महिमान असांखे जॉइन कंदा, उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मां जेको आहे सो सभ खां पहिरियां भलीकार चवंदुसि सभिनी दोस्तनि खे ऐं जेको आहे हिन वक़्तु सूरत हाल है उन ते ॻाल्हाइण जे लाइ। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपको शामिल करूंगा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि IMF से एक तो किस्त मिलनी है, फिर दूसरी बात अगर मिल भी जाती है, सपोज करें आज मिल भी गई हमें, तो मज़ीद आप जब जाएंगे इलेक्शन के बाद ऐवानों में जब कैबिनेट बनेगी तो सर फिर डॉलर कहाँ होगा, किस तरह से इस डॉलर को कंट्रोल करेंगे? समझ में नहीं आ रहा कि अब पाकिस्तान में तमाम सियासी पार्टियों ने मैनिफेस्टो में तो रखा है कि जी हम जो है इकनॉमी को बेहतर करेंगे, डॉलर की कदर और रुपए की कदर में खासा तब्दीली लाएंगे। तो ये सिर्फ मैनिफेस्टो पे होगा या फिर आगे जाके मुश्किलात का सामना आएगा जो नई हुकूमत आएगी आने वाले 5 सालों में? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है जी। नई मुंतखब हुकूमत से। अब ये देखना है कि वो हुकूमत सिंगल मेजॉरिटी वाली आती है या स्ट्रॉन्ग हुकूमत आती है, कमज़ोर हुकूमत आती है। ये सब चीज़ों का अभी कोई बतला नहीं सकता। लेकिन अगर हुकूमत कमज़ोर आई और मैंडेट बड़ा नहीं लेकर आई, तो उसको फैसले करने में बहुत मुश्किलात होंगी और वो स्ट्रॉन्ग फैसले, मजबूत फैसले नहीं कर सकेंगे। लेकिन जहाँ तक डॉलर का सवाल है, डॉलर का सवाल हुकूमत के आने-जाने से डॉलर मजबूत या कमज़ोर नहीं होता या रुपया मजबूत या कमज़ोर नहीं होता। हमारे रिज़र्व जो हैं, जब वो बढ़ते हैं, हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर जो बढ़ते हैं, जो अभी बैंकों के और स्टेट बैंक के मिला के तकरीबन $13 बिलियन हैं।
तो इसमें जो इजाफा होगा तो वो रुपये की मजबूत करेगा, रुपये की कदर को मजबूत करेगा और रुपये स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन अगर हमारे ज़खायर डिप्लीट्स होंगे, हमारी एक्सपोर्ट कम होंगी, हमारी रेमिटेंसेस भी कम होंगी, तो और एक्सटर्नल पेमेंट अपनी जगह खड़ी है, तो फिर यकीनन हमारा रुपये जो है वो कमज़ोर होता जाएगा। अब इसमें पाकिस्तान में 2-3 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिनका आने वाली हुकूमत को सामना जी, होगा। पहला तो यही है कि आईएमएफ की जो दूसरा रिव्यू आज अल्लाह ने चाहा इसके ऊपर हमें 700 İkram vali vergi मिलियन meşya. डॉलर पेमेंट हो जाएगी। जी, तीसरा रिव्यू जो मुंतखब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, उसमें फिर कुछ शराइत हैं जो उस हुकूमत को मानने हैं, जिसमें टैक्स नेट को बढ़ाना है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना है और लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी खसारे में चलने वाली हुकूमती इदारे उनकी निजकारी का है 500 अरब रुपए सालाना उनका नुकसानात हो रहे हैं ब्लीडिंग जिसको कहते हैं और जो पीआईए स्टील मिल वापडा Meşya. और रेलवे जी, ये जो इदारे नुकसान कर रहे हैं इनका आईएमएफ की सख्त एक डिमांड है कि इनको निजकारी की जाए या में लाके रीस्ट्रक्चर किया जाए। तो ये सब चीज़ें वादे जो इस हुकूमत केयरटेकर कर सकती थी उन्होंने पूरे कर लिए, लेकिन वो बाकी जो रह गए हैं, जो आईएमएफ की डिमांड है, जो शराइत हैं, वो नई मुंतखब हुकूमत को करने पड़ेंगे जब जाके उनकी $1 बिलियन की आखिरी किस्त जो मिली। लेकिन उससे बड़ी चीज़ जो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतलाना जा रहा हूँ, वो जी, ये है कि इसके फौरन बाद आईएमएफ का एक 3 साल एग्रीमेंट हुकूमत को करना पड़ेगा, जो 6 से $7 बिलियन या 6 से $8 बिलियन तक का हुँ, हो सकता है। तो ये बड़ा प्रोग्राम होगा, लॉन्गर पीरियड के लिए होगा और आईएमएफ से ये माँगा जाएगी, नई हुकूमत इसको करेगी ताकि एक्सटर्नल पेमेंट जो उनकी कर्ज़ों की अदायगी है और बैरूनी कर्ज़ों की पेमेंट जो है, जी, वो उसका डॉलर के इंतज़ाम हो सके, डिप्लीट डॉलर ना हो। तो आने वाली हुकूमत का ये बेड ऑफ रोज़ेज़ नहीं है कि वो बहुत ही अच्छा कोई वक़्त देखने आ रहे हैं। उनको बड़े चैलेंजेस का सामना है, माशी चैलेंजेस, एक्सपेक्टेशन, महँगाई में कमी लानी है। आप मैनिफेस्टो में ऐलान कर आए हैं कि अफ़रात ज़र में कमी लाएँगे। आपने कहा महँगाई में कमी लाएँगे, आपने कहा नई तो मिर्ज़ा साहब मुलाज़मतों के फिर कैसे मौके हम कैसे पैदा करेंगे, आप तमाम के एक्सपोर्ट तमाम जो बढ़ाएँगे, पैनल है, मैं सबके आईटी सामने सवाल बढ़ाएँगे। रखूँगा। मिर्ज़ा ये साहब फिर सब कैसे चीज़ें कैसे मुकाबला करेंगे हम? क्योंकि मैनिफेस्टो में तो सबने यकीनन ही लिखा है, तमाम सियासी जमातों ने लिखा है कि हम डॉलर की कदर और रुपए की कदर को देखें, उसको कंट्रोल करेंगे। उसके साथ-साथ बिजली जो है, जो कि सँभल ही नहीं जा रही, इतनी महँगी होती जा रही है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? गैस को कैसे करेंगे सर? फिर आते हैं कि महँगाई को कंट्रोल कैसे करेंगे? क्योंकि आईएमएफ के साथ तो यकीनी तौर पे जो नई हुकूमत आएगी उस पे भी तो ये तलवार लटकेगी ना कि जो माजी की जो पिछली हुकूमतें और निगरान हुकूमतें ने जो एग्रीमेंट किए हैं वो तो उनको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा मिर्ज़ा साहब। देखिए ये आईएमएफ का एग्रीमेंट जो है, ये 3 किस्तों का है। एक किस्त जाने वाली हुकूमत ने को मिली थी एक $1.2 बिलियन की, जी, $700 मिलियन की केयरटेकर को उन्होंने कहा था हम देंगे और $1 बिलियन की आखिरी किस्त है, जो टोटल $3 बिलियन बनते हैं, वो हम नई मुंतखब हुकूमत को देंगे और फिर उनसे हमारी डील जो है चलेगी। लेकिन ये 3 बिलियन की जैसे ही खत्म होगी, आपको दोबारा एक बड़े आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ेगा और वो आईएमएफ प्रोग्राम आपके लिए इसलिए आसान होगा कि आपने 3 जायज़े आईएमएफ के अगर कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं, तो वो आईएमएफ आपको कंफर्टेबल है आगे बड़े प्रोग्राम में हाथ मिलाने के लिए। और वो 7-6 बिलियन डॉलर का 3 साल का कम से कम प्रोग्राम होगा, लेकिन उस प्रोग्राम में भी उसकी अपनी शराइत होंगी और वो शराइत बहुत सारी गैर मकबूल शराइत भी होती हैं, जो उस हुकूमत को करना पड़ेंगी, तो डिपेंड करता है कि वो कितनी मजबूत या कितनी कमज़ोर हुकूमत है। ठीक है। तो ये यानी कि आपकी आने बात वाला से वक़्त मिर्ज़ा ही साहब आपकी बताएगा, बात से, लेकिन आपके तज़्ज़िये से ये महसूस हो रहा है कि आने वाली हुकूमत ना समझे कि वो फूलों की सेज पे कदम रख के और आगे बढ़ेगी, वो तो फिर कांटों की कह सकते हैं कि वो
एक राह है जिस पे चलना उसके लिए मुश्किल बातों हो की जाएगा। सीख होगी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, मैं यानी कि आम बंदा जो समझ सके। राजा कामरान, मैं आपके से समझना चाहूँगा, आपकी भी गहरी नज़र है। ये बताइएगा, ये तय है कि आईएमएफ के साथ जो मुआहदे अब जो निगरान हुकूमत करके जा रही है, जैसे मैंने आसान अल्फाज में कहा कि जो लोग देख रहे हैं वो समझ सकें कि ये तो मुश्किलात तो फिर आने वाली हुकूमत के लिए हो गए होंगे। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के ये 22-23 करोड़ 24 करोड़ अवाम हैं उनके सामने होगा, क्योंकि नई हुकूमत आएगी तो भी वो इन चीज़ों को कंटिन्यू करेगी। राजा देखिए मोगल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत वासलाम। शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक मौक़िफ़ अपना रखना चाहता हूँ, जी और जो मैं समझता हूँ कि अवाम को वाज़ेह होना चाहिए। देखिए कि हम सबसे पहली बात यह है कि आईएमएफ के पास जाते क्यों हैं? हम आईएमएफ के पास उस वक़्त जाते हैं जब हम दुनिया में लेन-देन के काबिल नहीं रहते, हमारे पास वो ज़रा मुबादला और वो वसाइल नहीं होते जिससे हम अपनी बैरूनी अदायगियाँ कर सकें। जी हमारी इम्पोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, एक्सपोर्ट कम होती है, हमें भारी कर्जे अदा करने होते हैं, जिसके मुकाबले में हमारी जो डॉलर अर्निंग है वो नहीं होती है। इस सूरत हाल में हम आईएमएफ के पास जाते हैं। आईएमएफ का काम किसी मुल्क की माशी तरक्की नहीं होता। इसके लिए जो दीगर एशियाई तरक्याती बैंक, आलमी तरक्याती बैंक और इस्लामी तरक्याती बैंक, ये दीगर जो इंटरनेशनल बैंक हैं वो होते हैं। आईएमएफ का काम जो ये पूरी दुनिया में वाहिद इदारा है, किसी भी मुल्क की जो माशी जो बुक्स हैं, बेग साहब इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर सकेंगे, उनको दुरुस्त करना होता है। जी उसमें जहां जहां लीकेजेस हैं उनको खत्म करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान का इस वक्त टैक्स टू जीडीपी रेशो, यानी जितना हमारी मकामी पैदावार है, जितनी हम सरगर्मी करते हैं, उसके मुकाबले में जो हम टैक्स जमा करते हैं वो 9% है, जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज से भी कम है। जी दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान में जो टैक्स का रेशियो देखें तो वो दुनिया में हाईएस्ट है। हमारे पास कम टैक्स जमा होता है क्योंकि हमारा टैक्स रेट बहुत हाई है। तो हमें इस डिस्पैरिटी को कम करना होगा, और इसको इससे निकलना होगा। जहां तक आपने नई हुकूमत की बात की, वो बिल्कुल नई हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी, और ये मुश्किलात हमारी जो साल 2019-17 से जो शुरू हुई हैं वो ताहाल जारी हैं। हमें इस वक्त रुपए की गिरती हुई कदर से मुसलसल सामना है। मौजूदा हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने और एसआईएससी ने मिलकर जो फैसले किए हैं, उससे रुपए की कदर में कदरे बेहतरी आई है, और उस बेहतरी के असरात हमने अवाम पर मुंतकिल होते हुए भी देखे हैं। मिसाल के तौर पे जो डॉलर 300 रुपए से ऊपर चला गया था, जी इंटरबैंक में वो अब 280 के लगभग ट्रेड कर रहा है। इससे देखिए कि हमारे जो 3 मरतबा जो है पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें कम हो चुकी हैं, उसमें अच्छी खासी लेवी भी मौजूद है। एफिलेटर इसके बावजूद भी कम हो चुकी हैं। तो जैसे जैसे रुपए की कदर में बेहतरी लाई गई है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के जरिए, उससे देखे देखे पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ है। मगर मगर तो मजबूरी मैं राजा कामरान, मैं आप जाऊंगा जो है मिर्ज़ा ज़िया इस्लाम की तरफ, क्योंकि समाज की अगर बात करें तो समाजी वो कारकुन भी हैं और उनका बड़ा काम भी है। सर ये बताइएगा कि समाज में इस वक्त जो एक ऐसी जो कैफियत है जो ये समझ रही है कि आने वाले वक्त में शायद जो हुकूमत हो वो ज़्यादा चल नहीं पाए, क्योंकि अभी भी सियासी, समाजी, सहाफ़ती हलकों में यही डिस्कस हो रहा है कि जो नई हुकूमत आएगी वो शायद 3 साल से ज़्यादा जो है पाकिस्तान में हुकूमत ना कर सके। तो वाक़तन ये आईएमएफ के पास जो हम गए हैं, या मुल्क और डॉलर की जो कीमत है उससे देख के आपको महसूस हो रहा है कि जो आने वाली हुकूमत होगी उसको बड़ी मुश्किल का सामना होगा, और 3 साल से ज़्यादा एक जो अल्लाह ना करे, क्योंकि मुल्क में जो भी हुकूमत आए 5 साल पूरे करे, वो ज़्यादा नहीं चल पाएगी। आपको क्या लग रहा है? साइलेंट कर। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी बड़ा ख़ास और बड़ा अहम सवाल है कि नए इलेक्शन हो रहे हैं और फिर नई हुकूमत बननी है, और इस पे आपने मुझसे पूछा कि हुकूमत चल सकेगी या नहीं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह, मैं अगर कम से कम, आप तो माशाल्लाह बड़े माहिर लोग बैठे हुए हैं, कम से कम 3 दहाइयाँ जो मैंने देखी हैं, मतलब 30 साल पाकिस्तान में सारी पार्टियां जो हैं इक़्तिदार में आई, अभी भी जो, बल्कि ख़ास तौर पे पिछले 5 साल गुजरे हैं, इन 5 सालों में तो सारी पार्टियां इक़्तिदार में रही। जी किसी पार्टी के पास तमाम सेक्टर्स के अंदर इस्लाहात करने के लिए ना तो कोई प्रोग्राम था, और ना ही कोई ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं उनके पास। हमारे यहाँ सिर्फ जो सबसे बड़ा मसला है वो तमाम एरियाज में हमें
जरूरत इस उम्र की, मैं हमेशा ये बात अर्ज करता हूँ जब मौका मिलता है कि इस्लाहात की जाए। जब तक हम अपने पूरे निज़ाम के अंदर जो बिगाड़ पैदा कर दिए हुए हैं, कर चुके हुए हैं, इसमें इस्लाहात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान सरवाइव नहीं करेगा। लिहाजा उसके लिए अगर किसी पार्टी के पास अपना थिंक टैंक नहीं है, तो जो थिंकर्स बैठे हुए हैं, जो ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं, जो रिसर्चर बैठे हुए हैं, जिनकी मुख्तलिफ सेक्टर्स में रिसर्च है, उनको हुकूमत बनते ही उनको पेशकश करनी चाहिए कि जी आए आप हमारे साथ एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और तवानाई में, फलां सेक्टर्स के अंदर आप हमें अपने तजर्बात से नवाजें। तो सबसे बड़ा जो मसला है, जो हम भागते हैं, IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं और फिर हमें सिफारिशी फोन करने पड़ते हैं जी कि हमें फंड रिलीज किया जाए। हमारी इससे जान छूट सकती है। आप यकीन करें कि जो हमारा एक रिसर्च है, पाकिस्तान को निज़ाम की खराबियों से हम 35-40 बिलियन डॉलर का खसारा कर रहे हैं, साल में 40 बिलियन डॉलर का खसारा कर रहे हैं। हम साबित कर सकते हैं, अभी मुख्तलिफ इदारों की सरकारी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, ठीक है। हम पानी को स्टोर नहीं करते, वो खसारा होता है। हमारी खुराक का पिछले दिनों 4.5 बिलियन डॉलर का रिपोर्ट आई है। तो इसी तरह अगर हम इस्लाहात करें तो हमें तो 40-45 बिलियन डॉलर ये हमारे सेव होते हैं। और फिर जो एक सिस्टम में ऊपर खराबियां, बंदर बाट बनी हुई है, देखिए हमें सबसे पहले कौमी मफाद, हर पार्टी को, हर शहरी को, हर इदारे के खास और आम फर्द को, हमारा पाकिस्तान तब आगे बढ़ेगा, फले फूलेगा जब हर पाकिस्तान के खास और आम शहरी का मफाद होगा, कौमी मफाद। पहली शर्त यह है। और उसके बाद एक नेशनल प्रोग्राम हो कौमी सतह पे तमाम एरियाज को आगे लेके चलने का, ठीक है। और फिर यकीनन इंशाल्लाह हमें हमारी बैरूनी कर्जों से जान भी छूटेगी, हम कर्जे अदा भी कर लेंगे और पाकिस्तान खुददार, खुद मुख्तार और खुशहाल बनेगा इंशाल्लाह। जी जज साहब, बड़ी आपने अहम बात की कि हम जी मिर्जा साहब वरना कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये तो एक टेस्ट मैच की तरह लगे रहते हैं, बारियां बांटी होती हैं, सीधी सी बात है। ठीक है जिया साहब, आपका बड़ा मौक़िफ़ अहम था, वो सामने आ गया। मैं डॉक्टर मिर्जा इश्तियाक साहब की जानिब जाऊंगा। सर, एक तो तय है कि हम जो है आज तक इसको समझ नहीं पाए, आम बंदा जो इस वक्त सिंध का आपको देख रहा है वो भी समझना चाहता है कि सर IMF की, जैसे राजा साकिब ने कहा, राजा कामरान ने कहा कि ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके पास रिज़र्व ख़त्म हो जाते हैं। तरक्याती बैंक का काम है वो तरक्याती काम करवाएं। मगर सर ये जो पैसे हम लेते हैं, यकीनी तौर पे आज हमारा रिज़र्व जो है, जैसे आपने बताया कि 13 बिलियन या इससे ज़्यादा ही होंगे या कम होंगे, मगर उसके बावजूद हम जो है हर साल जो है हर वक्त IMF की तरफ ही देखते हैं, IMF दे तो हम मुल्क को आगे चलाएं। मगर अपनी जो है हम इस्लाह बजाय करने के लिए हम उसी कशकोल को लेके चलते रहते हैं, जिसके लिए माजी में बहुत से लीडरों ने कहा कि कशकोल तो हमने तोड़ दिया है। मगर ज़रूरत इस कशकोल की पड़ी क्यों रही है और अब इसको ख़त्म क्यों नहीं कर सकते हम? आपने बहुत ही अच्छा सवाल है, पर ये मिलके काफी सवाल इसमें हो गए। जी देखिए, पहली चीज तो ये है, IMF की जो लोन होते हैं वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कभी भी नहीं होते। बिल्कुल ये बिल्कुल ना सही कभी कहा। सोचिएगा कि IMF के फंड्स लगा के हम डैम बना रहे हैं, जी IMF के फंड्स खसारे को पूरा करने के लिए होते हैं। जी हमारे पास जो आप बजट पेश करते हैं, उसमें जो बजट खसारा होता है, वो उस खसारे को पूरा करने के लिए IMF से फंड्स लिए जाते हैं। बजट खसारा क्यों होता है? आपकी इम्पोर्ट ज्यादा, आपकी एक्सपोर्ट कम, तो तिजारती खसारा बढ़ जाता। राजा कामरान जी देखिए, जिस तरह से अभी गुफ्तगू की गई है, जी हम सियासतदानों को बहुत बुरा भला कहते हैं जी और उन्हें कहना चाहिए कि तो हमसे वादा करके आते हैं। मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में हमने हुकूमत के तजर्बात बहुत किए हैं। कभी सियासी हुकूमत भी रही है, हाइब्रिड सिस्टम भी रहा है और इसमें फौजी हुकूमतें भी रही हैं, बराह रास्त फौजी हुक्मरान भी रहे हैं। मगर एक जो सबसे अहम फैक्टर है, जो सियासी हुकूमत हो, हाइब्रिड सिस्टम हो या बराह रास्त फौजी हुकूमत हो, एक निज़ाम जो है हमेशा बरकरार रहता है और वो है हमारी ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम। हमारी जो सारे मसाइल की जड़ है वो हमारी सबसे ज्यादा नाअहल ब्यूरोक्रेसी है। कहीं हॉस्पिटल में चले जाएं, कहीं जिले में चले जाएं, कहीं पुलिस में चले जाएं, थाने में चले जाएं, आप डोमिसाइल बनवाने चले जाएं, जहां पर भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है, वो क्या कोई सियासतदान बैठकर ले रहा होता है?
अगर आपको कोई काम नहीं कर रहा, आपका इलाज नहीं कर रहा, आपके बच्चों को ठीक नहीं पढ़ा रहा, स्कूल ठीक सही नहीं पढ़ा रहा, कॉलेज में तालीम सही नहीं है, तो वो क्या किसी सियासतदान ने है? नहीं, ये हमारे जो लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, ये उनकी सबसे बड़ी नाअहली है कि वो हमारी पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इंतहाई से ज्यादा नाअहल है। और वो हमारी पाकिस्तान में जो सर्विस डिलीवरी है, जो रियासत को खिदमत आवाम को फराहम करनी चाहिए, वो फराहम करने से कासिर है, जिसकी वजह से हमारे पास जो लीकेजेस है वो बढ़ जाती है। सियासतदानों की स्क्रूटनी इतनी सख्त होती है कि अगर आपके पास नेशनैलिटी है किसी दूसरे मुल्क की, तो आपकी जो है आप वो नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फैसल वाडा और काफी लोग जो हैं वो नाअहल भी हुए। चले ठीक है, मान लिया, मगर आप ब्यूरोक्रेसी में निकाल कर देखिए, हर तीसरा बंदा ब्यूरोक्रेसी में जो है उसने कैनेडियन नेशनैलिटी ली हुई है, किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी ली हुई है। हमारे पास जितने ब्यूरोक्रेट रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद सारे बैरून मुल्क जाकर जो है आबाद हो जाते हैं, उनके बच्चों की नेशनैलिटी या उनकी बेगमां की नेशनैलिटी है। तो जब हमारे मुअज़्ज़िज़ जो मेहमान थे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में हमें एक नेशनल प्रोग्राम बनाना होगा, इस पर अमल दरामद करना होगा, मगर जब हमारी ब्यूरोक्रेसी की लॉयल्टी ही नहीं है हमारे मगर राजा, आप तो और बीइंग अ जर्नलिस्ट हम तो ये बात कर सकते हैं कि जब आपके फिनांस मिनिस्टर, आपके एहतसाब के वजीर, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके वजीर खजाना जब बाहर से आके इस मुल्क पे कंट्रोल करें और वो खजाने की और IMF की और सारी बजटिंग वो बनाएं, तो फिर आप तवक्को क्या रख सकते हैं? एक मेरा ये एक बड़ा अहम सवाल था, क्योंकि लोग तो यही समझते हैं ना कि फिर कैसे हो सकेगा ये। देखिए, IMF के पास हम जाते क्यों हैं? ना जाए। IMF तो हमें नहीं कहता कि आप हमारे पास हैं, वो जबरदस्ती तो हमारे घर में नहीं घुस रहा ना। हमें जरूरत है कि हमारे पास डॉलर नहीं है, हमें जरूरत है कि हमारे पास जो टैक्स टू GDP रेशो है वो कम है, हमें जरूरत है कि हमारे पास जो टैक्स कलेक्शन कम है, हमें जरूरत इसलिए कि हमने सर्विसेज सेक्टर पे, दुकानदारों पे टैक्सेस नहीं लगाए हैं, हमने चूंकि ज़राअत पे टैक्सेस नहीं लगाए हैं, ज़रूरी आमदनी पर टैक्स नहीं लगाए हैं, इस वजह से हमें जरूरत पड़ रही है। जी राजा, मिर्जा साहब का राब्ता टूट गया था, दोबारा राब्ता बहाल हो गया है मिर्जा इश्तियाक बेग साहब के साथ। उनकी बात मुकम्मल कर लूं? जी कर लें आप। तो हम अपने जब तक टैक्स टू GDP रेशियो को नहीं बढ़ाएंगे, हम अपनी जब तक टैक्स कलेक्शन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम अपने लोगों को जो है सही सर्विस डिलीवरी नहीं दे सकते। दूसरी, हमें जो सबसे बड़ी इस्लाहात करनी है वो हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम में करनी है, क्योंकि मौजूदा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम हमारी आवाम को और हमारी रियासत को डिलीवर करने में नाकाम रहा है। हमारे पास अभी तक पूरी दुनिया में देखिए कि डिजिटाइजेशन हो गई है, तमाम चीजें डिजिटाइज हो गई हैं, मगर हमारी ब्यूरोक्रेसी वही अभी तक वो फीतों वाली फाइलों पर दस्तखत करती फिर रही है। तो हमें अपने आप को, अपनी ब्यूरोक्रेसी को सही सिद्ध में लाना होगा और एफिशिएंट करना होगा। जी मिर्जा साहब आपका राब्ता हो गया था जी। आप एक मैंने बड़ा अहम सवाल किया था, आपके सामने रखा था, उसका जवाब दे रहे थे, मगर आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी हेलो। जी मिर्जा साहब बोलिए। जी फरमाएं। सर, मैं आपके सामने जो सवाल रखा था उसका जवाब दे रहे थे, मगर राब्ता मैं देना चाह रहा था, वो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, तो वो देते हैं। IMF से सिर्फ ये फायदा होता है कि जब IMF लोन देती है तो ये दूसरी डोनर्स एजेंसी को कॉन्फिडेंस हो जाता है, ग्रीन चिट और ग्रीन लाइट मिल जाती है, तो ये भी अपने फंड देते हैं। तो अब हम जो IMF के प्रोग्राम। जी मिर्जा साहब, IMF का प्रोग्राम। हेलो। जी बोलिए सर, आवाज आ रही है, जी बोलिए। हाँ, हम अपना IMF के साथ जो हम जाते हैं उससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दूसरी डोनर्स एजेंसीज भी हम पे ट्रस्ट करके, क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म्स कराई हुई होती हैं, इन्होंने इकोनॉमी का जायजा लिया हुआ होता है, वो तमाम एरियाज जहाँ पे लैकिंग होती है ये अपनी शराइत और मुतालबात की बुनियाद पे वहाँ पे टैक्सेस नए लगाए जाते हैं और उनकी शरह बढ़ाई जाती है। तो IMF का मेन मकसद जो है वो खसारा पूरा करना है। अब हमारा करंट अकाउंट खसारा इतना बढ़ गया था कि एक वक्त पे $80 बिलियन की मोहरी साहब इंपोर्ट हो गई थी और $30 अरब की सिर्फ एक्सपोर्ट थी, तो $50 अरब जेब से गए थे, हमारे पूरे रिजर्व्स खा गए थे वो जी। और उसके बाद बाकी
खसारा हो गया था, तिजारती खसारा और करंट अकाउंट का खसारा। ठीक है। तो हमें भागे हुए IMF के पास जाना पड़ा है, क्योंकि फिर हम नए कर्जों की अदायगियां जो थी वो नहीं कर पाते और डिफॉल्ट हो जाते। तो ये डिफॉल्ट से बचने के लिए ये IMF ये तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि क्यों जाना चाहते हैं हम, क्यों वजूहात क्या है उसकी। करे इस मौके पे जब उनके खसारे इस हद तक बढ़ जाएं कि वो डिफॉल्ट होने के करीब हो। सर वही सवाल जो राजा कामरान ने उठाया कि हमें जाने की ज़रूरत क्यों ही पड़ती है, आपने भी उसको बिल्कुल वाज़ेह करके बताया, मगर फिर वही बात आती है कि कहीं ना कहीं जो राजा कामरान कह रहे हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे सियासी पार्टियां, किसी को एक को नहीं मगर तमाम सियासी पार्टियां, उन पे ये इल्ज़ाम आयद होता है कि वो पॉलिसीज़ ऐसी बनाती हैं कि जिससे जो है हमारा ख़जाना और ख़ास तौर पर हमारा जो ये कशकोल है वो टूटता ही नहीं है। जो भी वज़ीर आज़म आता है उसको कशकोल पकड़ा देते हैं कि जी ये तो आपको तोहफे में मिला है, इसको लेके आगे बढ़ना है आपने। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। ये तो तय है। मिर्ज़ा साहब, ज़िया इस्लाम साहब, ये सवाल मैं आपके ही सामने रखता हूँ, शायद मिर्ज़ा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। तो ये तो जो राजा कामरान कह रहे थे, ये तो तय है कि जो वज़ीर आज़म आता है उसमें तो कहते हैं तोहफे में वही कशकोल मिलता है, वो लेके आगे चलता है कि चलें जी आपने भी ये पकड़ना है क्योंकि इसके बगैर तो जीना ही नहीं। जी बिल्कुल, इसकी मिसाल आपके सामने ही है ना कि इक़्तिदार में आने से पहले हर पार्टी जब इक़्तिदार में नहीं होती तो वो बड़े दावे करते हैं कि हमारी ये मौत होगी और हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं तो फिर समझ ले कि वो उनको कोई ऐसी वो कशकोल में ऐसी है उसकी तासीर होती है, वो उठाते हैं और फिर जाते हैं। ये इनकी नाहली है यकीनन, मतलब ये इनकी नाहली का मुंह बोलता सबूत है ये कि वो अपने किए हुए वादे कौम से तोड़ देते हैं और फिर जाके उठाते हैं कशकोल और IMF से मांगते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। सहल हो, राजा साहब ने कहा, मिर्जा साहब ने कहा कि हमें जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। मैंने भी आपसे ये अर्ज किया कि हमारे पास इतनी गुंजाइश है। वजह जैसे राजा ने बीइंग द जर्नलिस्ट उसने तो बड़ी उस पर वाज़ेह तौर करके बताया कि हमारी ब्यूरोक्रेसी रिटायरमेंट से पहले ही हो या तो उनके बच्चे कनाडा या दुबई या UK या फिर अमेरिका मुंतकिल हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं और उनके ग्रीन कार्ड भी हो जाते हैं, उनकी PR शिप भी बन जाती है, बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन जो बन जाते हैं, वहाँ पर वो काम भी कर लेते हैं, गैस स्टेशन से लेके हर कारोबार उनका नज़र आता है। हम भी ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ रहते हुए वो अपनी बच्चों को नेशनलिटी उस मुल्क की दिलवा देते हैं और रिटायर होते ही वो खुद जो है बोरा बिस्तरियाँ बांध के वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये तय है कि ये मुल्क सिर्फ लूटने के लिए है, इस मुल्क को खाने के लिए और कर्जदार बनाने के लिए, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। तो सर मैंने यही तो अर्ज किया कि हमारे पूरे निज़ाम की खराबियां हैं। जब तक कोई आके इक़्तिदार में, ठीक है, या कौमी इदारों जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जब किरदार अदा नहीं करेंगे तो ये सिलसिला यूं चलेगा और आगे जाके फिर कहीं ना कहीं ये इश्यूज बढ़ेंगे और फिर क्लैश होगा सोसाइटी का। क्योंकि इस वक्त जो है 50% वो लोग हैं जिनके पास रोजगार तो है, लेकिन जब वो महंगाई के साथ अपना बैलेंस देखते हैं तो वो मुतमिन नहीं होते, और 40% वो लोग हैं जिनके पास रोजगार के मौके नहीं है, और 10% वो लोग हैं जो अपने हाथों और पांव से हर तरह से दौलत लूट रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। यानी कि 10% लोग जो है वो लूट मार कर रहे हैं, 50% मुतमिन नहीं है और 40% के पास तो रोजगार है ही नहीं है, बेरोजगार हैं। उनके लिए कौन सोचता है? क्या वो इस मुल्क के बराबर शहरी नहीं है? उनके राइट्स नहीं है कि उनको बेहतरीन रोजगार मुहैया किया जाए? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, मगर डॉक्टर मिर्जा बात आती है तो ये कहता है, आइन हमें ये कहता है, जब इनका जहां इंटरेस्ट होता है, हाँ वो इदारे हों या पॉलिटिशियन है, वो कहते हैं जी आइन हमें कहता है हम स्ट्राइक करें, हम एहतजाज करें, हमारे ये राइट्स हैं। लेकिन जो लोग इस मुल्क के शहरी हैं, क्या उनके राइट्स नहीं है कि उनको उनके बुनियादी हकूक दिए जाए? वो उस वक्त ये कहाँ होते हैं? तो ये हमेशा जो भी लोग इख्तियार में आते हैं, पिछली आपने कहा फौजी हुकूमत आई है या कोई सियासी पार्टी की आई है या इनका इत्तेहाद हुआ है, तो ये सारे इख्तियार में आके सिर्फ और सिर्फ मफादात की जंग लड़ते हैं। इनके दो मफाद होते हैं, जाती मफाद और पार्टी के मफाद, तीसरा कोई मफाद इनका नहीं होता। चले, जिस तरह से इनका एहतसाब होना चाहिए उस तरह से इनका एहतसाब होता नहीं है हमारे यहाँ। अकील करीम डेडी साहब हैं लाइन पर हमारे साथ। बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी साहब कि आपने वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि एक तो IMF से जो किस्त हमें मिलनी है
वो मिल भी जाती है तो क्या तय है कि आने वाले जो ये चंद दिन हैं जो इलेक्शन के बाद जो हमारी हुकूमत दोबारा इक़्तिदार में आएगी, क्या वो इस कशकोल को तोड़ सकेगी या मज़ीद वो एक दलदल में फंस जाएगी, क्योंकि ये किस्त मिलने के बाद भी पाकिस्तान का जो कर्जा है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा गर्दिशी कर्जों में? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप पिछले ये जो टाइम निकल रहा है, इस टाइम में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो हमें करने की जरूरत थी जी। और उसको किया गया है। जैसे सब्सिडी आप लोगों ने खत्म की है तो उससे कुछ हमारी हेल्थ बेहतर होगी जी। कुछ आपने सर्कुलर डेट के हवाले से इशू को रिजोल्व किया है, तो अब सर्कुलर डेट आने वाले दिनों में बढ़ेगा नहीं। फिर आपने रेवेन्यू टारगेट भी अचीव किए हैं, फिर पेट्रोल पे आपने लेवी भी लगाई है। तो ये सारी चीजें करने के बाद तो ये हम नहीं कह सकते कि आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर मुश्किलात बढ़ेगी। उनके लिए तो मुश्किलात कम होगी कि जितने टफ डिसीजन थे वो सारे के सारे केयर टेकर गवर्नमेंट ले चुकी है। तो अब केयर टेकर गवर्नमेंट जब इतने टफ डिसीजन ले चुकी है तो आने वालों को ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे। वो डेफिनेट सिर्फ उनको स्मूथली इसको चलाना होगा। तो आप ये देखें फिर फर्दर वो कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट सब्सिडी ना दे, क्योंकि सब्सिडी के बेनिफिशियरी कोई गरीब आवाम नहीं होते। सब्सिडी के बेनिफिशियरी जो है अमीर लोग ही होते हैं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको IMF का ये जो $3 बिलियन का शॉर्ट पैकेज था वो मिल चुका था बिफोर इलेक्शन। आज मुझे लगता है एक आखिरी किस्त है वो भी शायद मिल जाएगी। लेकिन जो नया पैकेज है वो भी हमें IMF से लेना पड़ेगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो बहुत ज्यादा सख्ती करेंगे, तो मैं समझता हूँ सख्ती तो उस सूरत में करेंगे ना कि अगर आपके रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आएगा, आपका सर्कुलर डेट बढ़ेगा, तो सर्कुलर डेट अब बढ़ेगा नहीं, रेवेन्यू टारगेट आप अचीव करोगे तो मेरा ख्याल है कि मुश्किलात नहीं होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जो भी गवर्नमेंट आए तो मैं समझता हूँ कि उस गवर्नमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी रहना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में कामयाबी ज्यादा होती है और जब ये अकेले होते हैं तो उसमें नुकसानात ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि अवाम के लिए कुछ करे, लेकिन जब वो सब्सिडी दे के अवाम को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो शायद अवाम तक तो फायदा नहीं पहुंचता, चंद लोगों को पहुंचता है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए हैं, इतने टफ डिसीजन लिए हैं, और इससे आपकी मार्केटें भी बेहतर हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एनर्जी का बोझ बहुत ज्यादा है। और अभी शायद ये केयर टेकर गवर्नमेंट इसको सोच भी रही है कि बिजनेस कम्युनिटी को इसमें कोई रिलीफ दे, और रिलीफ इस तरह दे कि इनको सब्सिडी ना देनी पड़े और कोई दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर वो वाकई इस तरह कोई बना लेते हैं कि 9, साढ़े 9, 10 सेंट में अगर बिजनेसमैन को इलेक्ट्रिसिटी दे दे, तो मैं समझता हूँ ये इनकी एक और कामयाबी होगी। लेकिन अब तो जारी बात है कि 1 महीने से कम अर्सा रह गया इलेक्शन में, तो ज्यादातर लोग तो वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, और कम टाइम होने की वजह से पता नहीं ये कितना और फर्दर काम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ जितना काम इन्होंने कर दिया है वो भी काफी है, और यही चीजों को लेके अगर जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसको आगे लेके जाएगी जी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के ऊपर से मुश्किलात कम होगी, बढ़ेगी। अच्छा, आप समझते हैं कि मुश्किलात कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं, मगर ये जो सर मैन्यूफेस्टो में जो अब सियासी जमातें जो वादा कर रही हैं आजकल मुख्तलिफ जलसागाह में, मुख्तलिफ जगहों पे, तमाम सियासी जमातें, मैं किसी एक जमात का नाम नहीं ले रहा, मगर वो फिर अगर इक़्तिदार में आ जाती हैं, कोई भी जमात आ जाती है, चाहे वो इत्तेहादी हुकूमत बने विफाक में, सूबों में, तो सर फिर मुश्किल का सामना नहीं होगा, क्योंकि मैन्यूफेस्टो में तो वो कुछ और वादे कर रहे हैं। बात सही है, मैंने पहले ही कहा कि पॉलिटिकल लोगों की ख्वाहिश होती है सब्सिडी देने की जी, लेकिन पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ है नहीं, और पॉलिटिकल लोगों को अब IMF के पैकेज में फिर भी जाना ही पड़ेगा, जो भी आएगा उसको जाना पड़ेगा। तो कोई इतनी आसानी से वो दे नहीं पाएंगे सब्सिडी, जो वो पॉलिटिकल बयानात दे रहे हैं उसको अचीव वो कर नहीं सकेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज मुझे दिख रही है कि जो आगे खतरात की तरफ ले जाएगी। IMF आपके सर के ऊपर बैठा है और वो अच्छे खासे आपको पैकेज दे चुका है, और अगर हम अब भी रिवाइवल की तरफ नहीं जाते तो जाहिर बात है नुकसान तो हम उठाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस एस्टेब्लिशमेंट
ने अभी पिछले दिनों बहुत काम किए हैं, तो वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि वापसी हमारी अच्छी ना हो। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल बातें तो होती रहती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी किस्म की सब्सिडी अब कोई दे पाएंगे। बिल्कुल कोई अच्छी पॉलिसी होगी तो डेफिनेट वो आगे लेके जरूर जा सकेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ के लोगों को बोलोगे अब खाओ। अब हर पाकिस्तानी को काम करना पड़ेगा, और काम करेगा तो आगे बढ़ेगा, बगैर काम के अब कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अब हमें भी अपने आप को सुधारने की भी जरूरत है। कब तक हम उधार ले लेके खाते रहेंगे? तो हमें अब एहसास होना चाहिए कि ये मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो हम सब मिल के इस मुल्क को मजबूत बनाएं, काम करें, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ाएं, बाहर पैसा ना ले जाएं, मुल्क के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, एक्सप्लोरेशन की तरफ जाएं, कोल की तरफ जाएं, पावर सेक्टर में सस्ती बिजली के रास्ते की तरफ जाएं, और रिफाइनरीज वगैरह में बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। तो अभी माइनिंग की तरफ लोगों का काफी रुझान है। फिर आपका एग्रीकल्चर साइड पे लोग, कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ लोग काफी जा रहे हैं। तो ये पहले की तरह नहीं हो रहा है, अब थोड़ा सा एकेडी साहब, मैं आपका ही सवाल से मिर्ज़ा साहब के सामने रखूंगा। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, एकेडी साहब ने बड़ा एक अहम नुक्ते को हाईलाइट किया है कि तय है कि जो तमाम सियासी जमातें हैं जो इस वक्त मैनिफेस्टो और ख़ास तौर पर जो आप इलेक्शन में लोगों के साथ बात कर रहे हैं, कारोबारी शख्सियत के साथ बात कर रहे हैं, तमाम शख्सियत से बात कर रहे हैं, ये वादे पूरे तो नहीं होंगे, क्योंकि ये सियासी स्लोगन तो हो सकता है, मगर हकीकत पे मबनी जो एकेडी बात कर रहे हैं, एकेडी साहब कह रहे हैं कि वो तो फिर बड़ा मुश्किल होगा आपको और सियासी जमातों को और तमाम लोगों को जो इक़्तिदार में पहुँचेंगे, हलफ लेंगे, उस तरह से तो डिलीवर तो नहीं हो सकेगा। मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, अच्छा ठीक है। तो मैं एकेडी साहब, फिर मैं आपसे बिल्कुल जो ये जो तय है कि हमारे जो रिजर्व हैं वो उस तरह से पूरे होते हुए नज़र नहीं आते, तो सर फिर आने वाली हुकूमत तय है कि फिर दोबारा वही आप वाली बात के उनको भी IMF के पास जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। कशकोल तो नहीं टूटेगा जिसका बार बार हमारे सियासी रहनुमा दावा करते हैं कि बस अब हम आएंगे इक़्तिदार में तो कशकोल तोड़ देंगे। हेलो जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है। सर मैंने सवाल रखा था कि आपकी बात को मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ कि तय है कि आने वाली हुकूमत को तो मुश्किलात का तो सामना होगा, मगर जो ये कशकोल तोड़ने की बात कर रहे हैं हमारे सियासी लीडर, तो वो सर कैसे टूटेगा? मैंने कहा ना कि अभी हर एक को जितना हमने इस मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया है, अब गुंजाइश फर्दर नहीं है। अब जो भी लोग आएंगे उसको काम करना पड़ेगा, अच्छी पॉलिसी देनी पड़ेगी। अब सब्सिडी से काम नहीं चलेगा, हकीकत पसंद बनने की अब जरूरत है। और ये चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो उसको ये सारी पॉलिसी लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज, क्योंकि IMF तो आपको पैसे नहीं देगा, जब IMF आपके पैसे रोक देगा तो आपके रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी गवर्नमेंट ब्लॉक हो। तो ये डिसीजन जो हम कंटिन्यू लेते आ रहे हैं, केयरटेकर गवर्नमेंट ने बहुत सारे लिए हैं, तो अब वो आपको भी आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, इससे आपकी जान छूट नहीं सकती। मुश्किल टाइम जरूर होगा, लेकिन उससे कम से कम हमको ये फायदा होगा, हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। जब हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे तो फिर एक अच्छा टाइम आ सकता है और लोगों को रिलीफ मिल सकता है। एकेडी साहब, हल क्या है जो सिंध के लोग देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, हल क्या है कि हम IMF से और इस कशकोल से मैंने कहा ना कि हल ही मैं बता रहा हूँ ना, उसका जो हल बता रहा हूँ कि आप अब सब्सिडी दे के मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है, अब आप लोगों को बिजनेस एक्टिविटीज की तरफ माइल करके, माइनिंग के प्रोजेक्ट को प्रमोट करके, एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे बड़ी क्रॉप अचीव करने की सूरत में तो आप मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। और ये सारे काम अब करने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आए, उसको ये सारे काम करने पड़ेंगे। अगर वो ये सारे काम नहीं करेंगे तो उनको, उनकी गवर्नमेंट को ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जारी बात है कि आपको IMF से पैसा लेना है, तो IMF तो आपको पैसा नहीं देगा अगर आपने इस तरह की कोई हरकतें की तो मैं ये समझता हूँ हर गवर्नमेंट की ये मजबूरी होगी जीतने के बाद। पॉलिटिकल नारे वो जो चाहे लगाती रहे, बिल्कुल, लेकिन अब उनको मुल्क को सही
डायरेक्शन पे चलाने की जरूरत रहेगी। बिल्कुल। जिया साहब, ये सवाल मैं आपके सामने ही रख रहा हूँ, जो एकेटी साहब ने बड़ा अहम नुक्ता बयान किया है कि देखिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा ना सर, कर्जा कैसे उतरेगा, कशकोल तो ऐसे नहीं टूट सकता। देखिए सर, सारे मेहमान फरमा रहे हैं और मैंने भी अर्ज किया है कि जब तक आप एक टाउन, एक गांव, एक मोहल्ले की मिसाल ले लें कि जिस टाउन, गांव, मोहल्ले के अंदर उस एक फैमिली के सरबराह ने अपने घर को, अपने घर के अफराद को तरबियत दी होती है, बेशक वो घर जैसा भी हो, लेकिन उनके उसूल होते हैं। वो उस घर, उस पूरे टाउन के अंदर, उस पूरे गांव के अंदर, उस पूरे मोहल्ले के अंदर उस घर की, उस खानदान की लोग मिसाल देते हैं। तो हमें अब मिसाल बनना है। 76 साल हो चुके हैं, 77वां साल शुरू हो चुका है। हम अपने जो हमसाया ममालिक है सारे, चाइना है, ईरान है, दूसरे लोग हैं, उनकी तरफ देखें कि वो लोग, अभी अफगानिस्तान देखें, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, कि वो कितने क्राइसिस, कितनी बड़ी जंगें लड़ने के बाद कितना लंबा, तो अब वो माशाल्लाह कहां से कहां जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें किबला दुरुस्त करना है, अपनी नीयत ठीक करनी है और कौमी सतह पे एक नेशनल प्लान बना के अगले 10, 15, 20 साल खेले। हुकूमतें कोई भी आती रहे, वो हर बंदा अपने अपनी जिम्मेदारी, इक़्तिदार मिले उसको, वो आए, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और चलता जाए। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करे तो फिर आगे आए। तो ये फर्ज करें जिस तरह ये हमारा 2047 में हम 100 साल पे हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो 2047 को एक टारगेट रख के, ये इस पे हमने काफी काम भी किया, बहुत सोचा भी है। 2047 में से बहुत पहले पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अगर हम नीयत सही कर ले, और नीयत उन्होंने ठीक करनी है जिनके पास इख्तियार है, जो इदारों के सरबराहान है, उनकी नीयत, क्योंकि रोल उन्होंने अदा करना है, नीचे वाले खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो उनकी नीयत ठीक करने से ही, इरादे ठीक करने से, मुत्तफिक होने से सबको सर जोड़ने पड़ेंगे। हमें अब वो संजीदा होना पड़ेगा, संजीदा होके कौमी सतह पे एक प्लान के तहत हमें अगले 10 साल, 15 साल के लिए इंशाल्लाह, वैसे तो बेहतरी इक़्तिदार अभी हुकूमत जो बनती है, इसके 6 महीने साल बाद हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बाउमीद रहना चाहिए। मगर मायूसी की बात करें जैसा आप इस वक्त, जो कुछ हल्के कह सकता हूँ मैं, सब नहीं कहता, कुछ हल्के जो ये मायूसी फैला रहे हैं कि ये शायद हुकूमत जो IMF के मुआहदे हैं, IMF के साथ जो डीलें हैं हमारी, जो माजी में जो हुकूमत कर गई है, या फिर मौजूदा जो निगरान सेटअप है उन्होंने किया है, ये ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। 2 साल तो चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मायूसी वाकईतन आपको भी नजर आ रही है या ऐसा सिर्फ बातें ही हैं? ये जो पहलू है, तमाम सियासी पार्टियों के जो लोग जिनको खतरा है कि शायद हमें इक़्तिदार नहीं मिलेगा, ठीक है, जिनको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, यूं लग रहा है, ऐसा तासुर, वो लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आके एक प्रोपेगेंडा करते हैं जी कि ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो मायूसी फैला रहे हैं। लेकिन जो ये समझते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम जो बाउमीद हैं इक़्तिदार में, कि हमें इक़्तिदार मिलता है और हम मुल्क को ये डिलीवर करेंगे, वो लोग मायूसी नहीं फैला रहे का मतलब। चलें, बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा ज़िया साहब, आपका वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। राजा कामरान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, अवां जी भी वॾी महिरबानी। AKT साहब, अवां जी भी वॾी महिरबानी। तया त अॼु असां पाकिस्तान जी मौजूदा जेका इकनॉमी जेका सूरत हाल आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं, पर तय आहे त इलेक्शन खां पोइ जेका बि हुकूमत ईंदी उनखे वॾा अहम फ़ैसिला करणा पवंदा, छाकाणि त IMF खां बि निजात हासिल करणी आहे ऐं इहो कशकोल जेको ईंदड़ वज़ीर आज़म जे हथ में मिलणो आहे, इनखे बि तोड़णो आहे ऐं भॼणो आहे, ईअं जीअं की पाकिस्तान अॻिते वधी सघे, पाकिस्तान जी इकनॉमी बहितर थी सघे, पाकिस्तान जे नौजवाननि खे रोज़गार मिली सघे। पर AKT साहब हिकिड़ी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त हाणे सभिनी खे मिली पाकिस्तान जी मदद बि करणी आहे ऐं कमु बि करिणो आहे, इन खां अलावा कुझु बि न थींदो। आफ्ताब मुगरी खे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।